नमस्कार, आपके साथ मैं नेहा आनंद लेकर हाजिर हूं खबर चालीसा, एक ऐसा बुलेटिन जहां एक ही जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें, वो भी फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों के साथ, फिर राजनीति का रुख करेंगे। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का पूरा हाल। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्र कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई से ही मिलेगा। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा। इसके लिए सरकार करीब 34,401 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने डीए बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए की 3 किश्तें मिलनी बाकी हैं। ये किश्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जानी थी। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय बाजारों की फ्लैट शुरुआत आज हुई, लेकिन शुरुआत में हल्की गिरावट के बाद फिर इसने स्पीड पकड़ी। निफ्टी 15,850 के ऊपर आया। इन्फोसिस, एल&टी, विप्रो ने दम भरा। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो ये नीचे से 250 अंक सुधरने में कामयाब रहा। फ्रंटलाइन से लेकर स्मॉल कैप शेयरों तक में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। आज का दिन हालांकि आईटी और आईटी आधारित कंपनियों के नाम ही रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 134 अंकों की बढ़त लेकर 52,904 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा, तो निफ्टी 42 अंक बढ़कर 15,854 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार को टेक महिंद्रा, एल&टी, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टाटा स्टील, विप्रो में खरीदारी का पूरा सहारा मिला। हालांकि आरआईएल, डॉक्टर रेड्डीज, एचयूएल, नेस्ले इंडिया, मारुति, यूपीएल, अदानी पोर्ट्स में बिकवाली का दबाव रहा। बाजार को चढ़ाए रखने में निफ्टी आईटी ने खूब जोर लगाया। नतीजों के बाद माइंट्री का शेयर 8% से ज्यादा दौड़ने में कामयाब रहा। एम्फेसिस, टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में कुछ अच्छी चमक देखने को मिली। नतीजों से पहले इन्फोसिस और एल&टी टेक में भी रौनक लौटी, लेकिन निफ्टी रियल्टी तकरीबन 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 5 अंकों की गिरावट लेकर ही बंद हुआ। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के नतीजे अनुमान से कुछ कमजोर रहे हैं। अप्रैल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इन्फोसिस को फटकार लगाई थी। जोमैटो के आईपीओ को निवेशकों को जबरदस्त प्यार मिला है। कंपनी के इशू पहले दिन ही पूरा सब्सक्राइब हो गया। एक्सचेंज डेटा के मुताबिक शुरुआती घंटे में ही रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व हिस्सा 100% भर गया था। जोमैटो ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% हिस्सा रिजर्व किया है। निवेशक इसमें 16 जुलाई तक पैसा लगा सकते हैं। कंपनी ने प्रति शेयर 72 से 76 रुपए प्राइस बैंड तय किया है। एक लॉट में 195 शेयर्स हैं, यानी कि एक लॉट की बोली लगाने के लिए 14,820 रुपए निवेश करने होंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने सिर्फ हाई रिस्क लेने वाले निवेशकों को ही लंबी अवधि के लिए इसमें छोटा निवेश करने की सलाह दी है। होलसेल महंगाई दर में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब भी ये डबल डिजिट में ही है। जून में होलसेल प्राइस इंडेक्स 12.07% रही है, जो कि मई में रिकॉर्ड 12.94% पर पहुंच गई थी। वहीं पिछले साल जून में थोक महंगाई दर 1.81% पर थी। जून में थोक महंगाई दर 12% से ज्यादा होने की सबसे बड़ी वजह मिनरल ऑयल का महंगा होना है। इसमें पेट्रोल, डीजल, नाफ्टा समेत जेट फ्यूल शामिल है। इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि बेसिक मेटल और फूड प्रोडक्ट्स के भाव भी बढ़े हैं। सालाना आधार की बात की जाए तो फ्यूल और पावर सबसे ज्यादा 32.83% महंगे हुए। इसी तरह मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की बात करें तो 10.88% ये महंगे हुए। हालांकि खान पान की जो कुछ चीजें हैं सस्ती होने से फूड इंडेक्स में महंगाई दर 6.66% पर आ गई है, जो मई में 8.11% पर थी। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल डीजल पर खर्च ज्यादा होने के कारण लोगों को स्वास्थ्य जैसी जरूरतों में कटौती करनी पड़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल डीजल पर होने वाला खर्च 13% बढ़ा है। एसबीआई कार्ड से होने वाले खर्च के एनालिसिस में पता चला है कि पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों से निपटने के लिए लोगों को किराना, स्वास्थ्य सेवाओं सहित काम की अन्य सेवाओं पर खर्च कम कर दिया है। इससे इन उत्पादों की मांग में भी गिरावट आई है। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्या कांति घोष की रिपोर्ट के मुताबिक गैर जरूरी खर्च के लिए रखे पैसों में से पेट्रोल डीजल पर होने वाला खर्च जून में बढ़कर 75% हो गया है, जबकि इसी साल मार्च में ये 62% था। दुनिया की दिग्गज कार्ड सर्विस कंपनी मास्टरकार्ड को रिजर्व बैंक ने तगड़ा झटका दिया है। आरबीआई के मास्टरकार्ड पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई के आदेश के मुताबिक 22 जुलाई के बाद मास्टरकार्ड डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड जारी नहीं कर पाएगी। आरबीआई ने डेटा स्टोरेज नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ये रोक लगाई है। आरबीआई ने सभी कंपनियों को भारत स्थित ग्राहकों के डेटा भारत में ही स्टोर करने का आदेश दिया था। आरबीआई की इस रोक से मौजूदा ग्राहकों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।
एनटीपीसी की सब्सिडरी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने जा रही है। कंपनी गुजरात के कच्छ में 4750 मेगावाट का पार्क बनाएगी। इसके लिए कंपनी को सरकार से मंजूरी भी मिल गई है। कंपनी सोलर प्लांट गुजरात के कच्छ जिले में खबड़ा और विघकोट गांव के बीच बंजर जमीन पर बनाएगी। इस पार्क में और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए कई कंपनियों को जमीन पहले से दी जा चुकी है। फिलहाल कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगभग 1400 मेगावाट है। एनटीपीसी का 2032 तक 60 गीगावाट हरित बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है। चुनाव में लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस में बड़े बदलाव हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कमलनाथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं और राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस के नेता बनाए जा सकते हैं। वहीं सोनिया गांधी को कांग्रेस का स्थायी अध्यक्ष बनाया जा सकता है और खबर यह भी है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि मंगलवार को ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की थी। प्रशांत किशोर की गांधी परिवार से मुलाकात के साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। कल पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी 1500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम करीब 744 करोड़ रुपए की पूरी हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 838 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं से वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं कल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले वाराणसी में सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 18 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार विपक्षी दलों से मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर सहयोग मांगेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों को इस बैठक में आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलेगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मानसून सत्र में सरकार की ओर से 30 बिल पेश किए जाएंगे और करीब 23 नए विधायकों को पास कराने की तैयारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा को भी फ्री बिजली देने का वादा किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। केजरीवाल ने गोवा की जनता से 4 बड़े वादे किए। ये चारों ही वादे बिजली से जुड़े हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल पंजाब और उत्तराखंड में भी फ्री बिजली का वादा कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी अगले साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। इसमें गोवा, पंजाब, उत्तराखंड शामिल है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गोवा में कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा सुंदर है लेकिन यहाँ राजनीति खराब है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर गोवा की जनता को धोखा दिया है। बड़े बड़े बिल आते हैं लोगों के, लोग पे नहीं कर पा रहे और स्पेशली कोरोना के टाइम में तो लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार चले गए, दुकानें बंद हो गई। तो अब अपने बिजली के बिल कैसे देंगे? वो लोग अपने बिजली के बिलों से परेशान हैं। तो बिजली के क्षेत्र में मैं आज 4 गारंटी देके जा रहा हूं। सबसे पहली गारंटी, हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। मोदी कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार देने के बाद विपक्षी दलों की तरफ से सिंधिया पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने सिंधिया पर आपत्तिजनक बयान दिया है। बघेल ने कहा है कि सरकार एयर इंडिया को बेचने जा रही है और उस मंत्रालय की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में दे दी गई है। एयर इंडिया का लोगो महाराजा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और एयर इंडिया दोनों ही बिकाऊ हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे वक्त तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार रहे हैं और अब बीजेपी कोटे से राज्यसभा सांसद और कैबिनेट मंत्री हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी कम जरूर हुई है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 39,000 नए केसेस सामने आए हैं और 624 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 41,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 4,29,000 है। देश भर में कोरोना की मृत्यु दर तकरीबन 1.5% है जबकि रिकवरी रेट 97% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 13 जुलाई तक देश भर में 38 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 37 लाख से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। आईसीएमआर के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 24 घंटे में 19 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं जिसकी पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। कोरोना संकट के बीच इस महीने के अंत में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार
की ओर से दी गई मंजूरी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस आरिफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया है और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। हालांकि उन्होंने आदेश दिया है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन हो। कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ते ही लोग बाजारों और पर्यटन स्थलों में उमड़ रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री की ओर से अपील किए जाने के बाद कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि जिन स्थानों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है वहां फिर से पाबंदियां लगा दी जाए। गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से लिखे गए लेटर में पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ का भी जिक्र किया गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस प्रतिष्ठान, परिसर या बाजार आदि में कोरोना से बचाव को लेकर बताए गए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है वहां दोबारा प्रतिबंध लगा दिए जाएं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। केरल में दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत केरल के गांधी भवन में आज दहेज विरोधी उपवास कार्यक्रम चलाया गया। इस जागरूकता अभियान में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। राज्यपाल ने दहेज प्रथा के खिलाफ एक दिन का उपवास भी किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाना और केरल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करना है। दरअसल पिछले महीने केरल के कोल्लम में BAMS छात्रा की दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से दहेज प्रथा के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है। इस सिलसिले में आज दहेज विरोधी उपवास किया जा रहा है। अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की अध्यक्षता भारत करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान समुद्री सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान और आतंकवाद विरोधी विषयों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संभव है। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से संयुक्त परिषद बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, जबकि विदेश मंत्री S जयशंकर और विदेश सचिव श्रृंगला न्यूयॉर्क जाएंगे। आपको बता दें कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2 साल के लिए साल 2022 तक अस्थायी सदस्य है। बीजेपी ने पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। हाल ही में हुए नए कैबिनेट विस्तार में पीयूष गोयल अब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इसके अलावा कपड़ा मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के सीनियर नेता थावरचंद गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब वे कर्नाटक के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल फिर से खोले जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई आधी क्षमता के साथ शुरू की जाएगी। छात्रों के हर बैच के लिए वैकल्पिक दिनों में क्लासेस का आयोजन किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों का एक बैच पहले दिन और दूसरा बैच अगले दिन कक्षाओं में शामिल होगा। शुरुआत में स्कूल हफ्ते में 4 दिन के लिए और फिर 6 दिन के लिए खोले जाएंगे। अगर 15 अगस्त तक सब ठीक रहा तो हम धीरे धीरे स्कूलों में बाकी क्लासेस भी शुरू यहां पर की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने आज भोपाल में RSS की शाखा विद्या भारती के एक भवन का लोकार्पण करने के दौरान ये घोषणा की। मध्य प्रदेश एजुकेशन बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में इस साल 3,56,000 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, तो 3,97,000 स्टूडेंट सेकंड डिवीजन और 1,59,000 से अधिक छात्र थर्ड डिवीजन लेकर पास हुए हैं। ये रिजल्ट MP बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है। इस साल 100% छात्र पास हुए हैं। बोर्ड की तरफ से कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने छात्र छात्राओं का 10वीं का रिजल्ट मिड टर्म परीक्षा, यूनिट टेस्ट व इंटरनल असेसमेंट में मिले नंबर के आधार पर तैयार किया गया। इसमें बोर्ड ने 50-30-20 का फॉर्मूला अपनाया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में पाकिस्तान का रहने वाला लश्कर का आतंकी अयाज भी शामिल है। वहीं लश्कर का टॉप कमांडर अबू हुरैरा भी एनकाउंटर में ढेर हो गया। सेना और CRPF ने मिलकर ये जॉइंट ऑपरेशन किया। फिलहाल पूरे पुलवामा शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
मानसून आखिरकार पूरे देश में पहुंच गया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं कई राज्यों में बारिश कोहराम बनकर बरस रही है। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने पहाड़ी राज्यों में बड़ी तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से लंबा जाम लग गया है और टूरिस्ट फंस गए। कार्तिक आर्यन जल्द ही अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े स्टारर साउथ की हिट फिल्म अल्ला वैकुंठ पुरमुलो के हिंदी रीमेक में नजर आने वाले हैं। फिल्म का टाइटल शहजादा फाइनल कर दिया गया है। डिशूम फिल्म के बाद वरुण धवन के बड़े भाई रोहित धवन इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के इसके प्रोड्यूसर्स ने रीमेक के राइट्स के लिए 9 करोड़ रुपए चुकाए हैं। खबरों की अगर माने तो ओरिजिनल फिल्म के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन भी इस फिल्म में कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं। फिल्म में कृति सेनन कार्तिक के ऑपोजिट नजर आएंगी। एक्टर अजय देवगन ने अपनी अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड की शूटिंग शुरू कर दी है। अजय ने अपनी इस फिल्म की पूरी टीम को ज्वाइन कर लिया है, जहां वो मुंबई के मशहूर महबूब स्टूडियो में इसकी शूटिंग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अजय देवगन की इस फिल्म के लिए एक बड़ा सेट लगाया गया है, जो स्वर्ग की तरह बनाया गया है। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत भी नजर आएंगी। फिल्म को मशहूर फिल्मकार इंदर कुमार बना रहे हैं। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जल्द ही कंगना रनौत के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि वो कंगना रनौत के साथ एक फिल्म में काम करने जा रहे हैं। अब कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। फिल्म टिकू वेड्स शेरू के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फाइनल किया गया है। इस फिल्म के जरिए नवाज पहली बार कंगना रनौत के साथ नजर आएंगे। कंगना का ये पहला डिजिटल प्रोजेक्ट है। अगले महीने से सैफ और ऋतिक स्टारर विक्रम वेधा की शूटिंग शुरू हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इस फिल्म में वकील के रोल में राधिका आप्टे से बात की जा रही है। राधिका फिल्म में सैफ की पत्नी बनेगी, जो कि एक लॉयर हैं। फिल्म के लिए म्यूजिक डायरेक्टर को भी फाइनल कर लिया गया। जाने माने कंपोजर विशाल शेखर फिल्म में म्यूजिक देंगे। मेकर्स फिल्म की शूटिंग साल के अंत तक खत्म करना चाह रहे हैं। विक्रम वेधा की रीमेक अगले साल 30 सितंबर को रिलीज होगी। एक्ट्रेस यामी गौतम ने अपनी नई फिल्म लॉस्ट का ऐलान किया है। इस फिल्म में यामी के अलावा पंकज कपूर और राहुल खन्ना भी लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म पिंक बनाने वाले अनिरुद्ध रॉय चौधरी के निर्देशन में बनेगी और जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। फिल्म में यामी एक क्राइम रिपोर्टर के किरदार में नजर आएंगी। लॉस्ट की कहानी कोलकाता में सेट की गई है। इस फिल्म का निर्माण जी स्टूडियोज और नमा पिक्चर्स मिलकर कर रहे हैं। आयरलैंड ने डबलिन में खेले गए दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 43 रनों से हरा दिया। यह आयरलैंड की अफ्रीकी टीम पर वनडे में पहली जीत है। दोनों टीमें अब तक टेस्ट और T20 सीरीज में आमने सामने नहीं आई हैं। इस जीत के साथ आयरलैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की लीड ले ली है। पहला वनडे बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया था। सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच 16 जुलाई को खेला जाएगा। आयरलैंड की टीम ने सबसे पहले 2007 वर्ल्ड कप में उलटफेर किया था। तब उन्होंने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। इसके बाद 2011 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया था। पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें टीम के रेगुलर कप्तान ओवेन मॉर्गन की वापसी हुई है, जबकि ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को आराम दिया गया है। हाल ही में स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड की बी टीम ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। इस वनडे टीम में सिर्फ 4 ही खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। ये प्लेयर साकिब महमूद, लुड्स ग्रेगरी और मैट पर्किंसन के अलावा डेविड मलान हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वनडे में नया रिकॉर्ड बनाया है। वो सबसे तेज 81 पारियों में 14 शतक जमाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमला ने यह कारनामा 84 पारी में किया था। बाबर ने इस मामले में भारतीय कप्तान विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। कोहली ने डेब्यू के बाद 103 वनडे पारी में 14 शतक लगाए थे। वे सबसे तेज शतक लगाने के मामले में वर्ल्ड में चौथे नंबर पर हैं। टोक्यो ओलंपिक में अब बस 9 दिन का वक्त बाकी रह गया है। इससे पहले टाइम मैगजीन ने 48 एथलीट की लिस्ट निकाली है। लिस्ट में भारत के शूटर सौरभ चौधरी भी शामिल हैं। वे इसमें जगह बनाने वाले भारत के इकलौते खिलाड़ी हैं। साथ ही लिस्ट में शामिल होने वाले दुनिया के इकलौते शूटर भी हैं। सौरभ अब तक इंटरनेशनल कंपटीशन में 6 साल में 22 मेडल्स जीत चुके हैं। 19 साल के मेरठ के रहने वाले सौरभ को इस बार मेडल जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।